हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर इग्नू गाइडेंस। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BANS 184 का है। ब्लॉक 2 ले लेते हैं। ब्लॉक 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दे, ये नाम है खंड 2 का, यानी ब्लॉक 2 का। यूनिट 5 इसमें आएगी और आएगा इसमें आपका स्वास्थ्य और बीमारी पर सामाजिक कारकों का प्रभाव। ठीक है, जो स्वास्थ्य और बीमारी है, सामाजिक कारकों का क्या प्रभाव इस पे पड़ेगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य को परिभाषित करना है, स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य असमानता। असमानता और असमानता दो चीजें हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कौन कौन से हैं, फिर स्वास्थ्य के सांस्कृतिक निर्धारक कौन कौन से हैं, लिंग और स्वास्थ्य, ठीक है, लैंगिक असमानता जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य में। और अब स्वास्थ्य के व्यवहार निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारक तत्व। वैश्वीकरण और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत ही लेंदी, ये आपका आप कह सकते हो कि यूनिट है। इतना कुछ इसके अंदर पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को परिभाषित करेंगे, ठीक है, राइट। फिर स्वास्थ्य के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक कारक को हम ले लेंगे और इसमें लैंगिक असमानता को देख लेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। लिंग और स्वास्थ्य को ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आप भी शुरू कर दीजिए, क्या, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो भी वीडियो डालूंगी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इग्नू गाइडेंस ने वीडियो अपलोड किया है, डाला है या लाइव है, और आप आके तुरंत वॉच कर लेंगे। ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य को परिभाषित करना है, स्वास्थ्य की एक परिभाषा देना है, ठीक है ना। तो देखिए, WHO ने एक परिभाषा दी है किसकी? स्वास्थ्य की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, ठीक है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थित। यानी कि जब हमारा शरीर बीमार हो और कमजोर हो, सिर्फ उसी को हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि हम अस्वस्थ हैं। जब हम पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य बोलेंगे। आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्योंकि आज मेरा सर दुख रहा है, ये नहीं, ये परिभाषा नहीं है। जब आप पूर्ण रूप से शारीरिक के साथ साथ में मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, ठीक है ना, तभी वो स्वास्थ्य माना जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए हाँ, आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति का शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि पूरे देश की सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक सुख है, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इस इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम है और उनके समुदाय की कुल भलाई हो सके। आज के तौर पे देख लीजिए, कोरोना। कोरोना क्या है? पूरे विश्व में बिल्कुल तहलका मचा के रखा है और विश्व में हर एक व्यक्ति अस्वस्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वास्थ्य केवल जो है वो व्यक्ति का शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश का। आप समाज के साथ साथ में देश को भी इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा देखी जाए तो बहुत सारी रूपों में मिलेंगी, ठीक है ना। कि स्वास्थ्य की चयनात्मक भी परिभाषा है, स्वास्थ्य की सार्वभौमिक भी परिभाषा है, स्वास्थ्य अक्षमता, स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य असमानता क्या कहलाती है, ठीक है। एक स्वास्थ्य असमता वह अंतर है जो स्वास्थ्य या स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असमता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ऐसी असमता उन लोगों के समूह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिन्हें नस्ली समूह, धर्म, आर्थिक, सांस्कृतिक, लिंग, आयु आदि के आधार पर स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थित रूप से अधिक बाधाओं का अनुभव किया हो। समझ में नहीं आ रहा क्या है? असमता का मतलब क्या होगा यहाँ पे? असमानता समझ में, असमता, ठीक
एक स्वास्थ्य असमता जो होती है वो नस्ल, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, विकलांगता आदि के आधार पर समूहों के बीच स्वास्थ्य व्यापकता की स्थिति के प्रसार में अंतर होता है। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा, उसका शरीर भी स्वस्थ होगा, और साथ ही साथ में यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका समाज, उसका परिवार भी स्वस्थ होगा। इसीलिए स्वस्थ को यानी स्वास्थ्य को सिर्फ और सिर्फ किसी एक बॉडी के पार्ट से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चीज से जोड़ते हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य परिणाम स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन है, जो कि उपायों का विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल में हुए खर्च या हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब यह एक व्यक्ति, समूह या समुदाय के स्वास्थ्य में परिवर्तन है जो एक हस्तक्षेप या हस्तक्षेपों के श्रृंखला के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं इससे कि टीकाकरण कार्यक्रम ने पिछले 15 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी लाई। अब यहाँ पे नीति आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2000 में जो IMR यानी शिशु मृत्यु दर है वो 68 था और 2016 में 34 हो गया। तो यह टीकाकरण, चिकित्सा हस्तक्षेप है और IMR में कमी स्वास्थ्य का परिणाम है। तो जो यहाँ पे हस्तक्षेप की बात की गई है कि स्वास्थ्य में परिवर्तन है जो एक हस्तक्षेप या हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला है, मतलब जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं उस बीमारी के यदि वहां पे उपचार किया जाता है, ठीक है ना, उसका कोई वहां पे उचित व्यवस्था, समुचित साधन दिए जाते हैं, ठीक है, उसके निदान के लिए, तो वहां पर व्यक्ति स्वस्थ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप टीकाकरण को ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो स्वास्थ्य असमानता, अब स्वास्थ्य असमानता देख लेते हैं। ठीक है ना। अभी स्वास्थ्य समता हमने देखा, अब स्वास्थ्य असमानता। समता यानी समान, अब असमानता जो कि मतलब कि सभी व्यक्तियों में, सभी जगहों में समान नहीं होती है। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य असमानता किसी दिए गए जनसंख्या के भीतर उप समूहों के बीच अवलोकन योग्य स्वास्थ्य अंतर होता है, मतलब इसे मापा और मॉनिटर किया जाता है स्वास्थ्य असमानता को, कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोग स्वस्थ नहीं है। तो ये कैसे किया जाएगा? जब उन्हें मापा जाएगा। ये उप समूह के बीच लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में अन्यायपूर्ण और परिहार अंतर है, यानी स्वास्थ्य असमानताएं सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि ज्यादातर परिहार हैं। और ये निष्कर्षों से पता चलता है कि स्वास्थ्य की असमानता की दर तब बढ़ जाती है जब बढ़ती हुई आय असमानताओं के साथ जनसंख्या के आय स्तर के औसत तक बढ़ जाती है। तो कुछ स्वास्थ्य असमानताएं जैविक विविधताओं या मुक्त विकल्प के जिम्मेदार होते हैं, और जबकि अन्य बाहरी वातावरण और मुख्य रूप से संबंधित व्यक्तियों के नियंत्रण के बाहर की स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, और हो सकता है किससे क्वेश्चन भी पूछ ले। तो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सामाजिक, भौतिक और आर्थिक वातावरण में उन स्थितियों में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें लोग पैदा होते हैं, ठीक है, रहते हैं, काम करते हैं, और इनमें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच भी शामिल है। तो वे नीतियां, वे कार्यक्रम, संस्थान, सरकारी, निजी क्षेत्र, साथ साथ में सामुदायिक कारक भी होते हैं जो सामाजिक संरचना के अन्य पहलुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना। सामाजिक निर्धारक सामाजिक और भौतिक वातावरण के माध्यम से जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उन्हें खाद्य आपूर्ति, आवास, आर्थिक और सामाजिक संबंध, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे जीवन वृद्धि वाले संसाधनों के रूप में माना जाता है, जिनका आबादी में वितरण प्रभावी रूप से जीवन प्रत्याशा और गुणवत्ता निर्धारित करता है। कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक किस प्रकार स्वास्थ्य असमानता को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे शिक्षा हो गई। अब भारत में बाल स्वास्थ्य देखभाल उपयोग के एकल सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में मातृ शिक्षा है। कहते हैं ना कि यदि माँ पढ़ी होगी, ठीक है, यदि परिवार पढ़ा हुआ है तो वहां का घर भी जो है शिक्षित होगा। तो यहाँ पे मातृ शिक्षा के उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप बच्चे के जीवन में सुधार होता है, क्योंकि बचपन की घातक बीमारियों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु इन माताओं का अधिक उपयोग किया जाता है, जो कि शिक्षित हो, ना कि अशिक्षित या कम शिक्षित। तो शिक्षित यदि माँ होगी तो उसे मालूम होगा, वो जागरूक होगी कि उसके बच्चे को किस वक्त में कौन सी टीका, कौन सी दवा, कौन सी खुराक देनी है, और वो उसे लगवाएगी। तो ये किसका, और बीमारी से बचाएगी। तो ये शिक्षा के माध्यम से होता है। ठीक है। फिर लिंग अनुपात होता है।
लिंग अनुपात यहाँ पे मेल फीमेल में देखा जाता है। जैसे हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 831 महिलाएं हैं, जबकि केरल में 967 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे लिंग अनुपात का मतलब होता है कि पुरुष की संख्या ज्यादा और महिलाओं की संख्या कम होती है, और 1000 के हिसाब से मापा जाता है। तो भारत में लिंगानुपात की गिरावट आई है, और पिछले कुछ दशकों में महिलाओं में कमी आई है, क्योंकि लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं और लड़के को वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया समझते हैं। तो ये लिंगा अनुपात का एक मेन कारण है, जो कि यहाँ पे बैलेंस फिट नहीं बैठता। पुरुष का जो लिंग अनुपात है वो ज्यादा होता है, महिला का कम होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो दो यहाँ पे कारक मेन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, राइट। अब हम स्वास्थ्य के 8 सामाजिक निर्धारकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे 8 सामाजिक निर्धारक दे दिए किसके, स्वास्थ्य के। तो कॉपी पेन यदि आपने लिया तो उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कौन कौन से हैं, विस्तार से चर्चा करिए, बताइए। तो पहला परिवार, दोस्त और समुदाय है। देखिए, सामाजिक अलगाव और अकेलापन हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम वृद्धि के साथ जुड़ा है। यदि आप अलग है, समाज से, परिवार से अलग है, आप कोई टेंशन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आप हार्ट की डिजीज पेशेंट बन जाते हैं, और साथ ही साथ में स्ट्रोक भी आपको हो सकता है। जो लोग सामाजिक रूप से अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय से जुड़े होते हैं वे आमतौर पर अधिक खुश रहते हैं, और जो कम से कम अच्छी तरह से जुड़े लोगों की तुलना में कम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का स्वस्थ जीवन जीते हैं। मतलब जो अपने घर, परिवार, दोस्तों से जुड़े होते हैं वो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और वो स्वस्थ भी होते हैं। उनमें स्वास्थ्य समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो इन लोगों से दूर होते हैं उनमें खुशियां कम होती हैं, और हृदय रोग और स्ट्रोक भरे जोखिम उनको उठाने पड़ते हैं। फिर धन और संसाधन। अपर्याप्त आय खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। हम बीमार हैं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ट्रीटमेंट करा सकें। हम बीमार हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। हम बीमार, हमारे पास पैसे कम है तो हम अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। पैसे कम है तो हम अच्छा रह नहीं सकते। पैसे कम है तो हम अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, ये तनाव लाती है, शरीर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है आय। तो धन और जो संसाधन होते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, टीकाकरण, इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो गरीबी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तो आप यहाँ पे गरीबी भी लिख सकते हैं, चाहे तो धन और संसाधन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आवास देख लेते हैं। अब भीड़ भाड़ वाले कमरों और घरों में रहने वाले बच्चों को विशाल हवादार घरों में रहने वाले बच्चों की बजाय श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित होना पड़ता है। जो बच्चे एक कमरे में रहते हैं, जनरली बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में देखिए, बॉम्बे में देखिए, महानगरों में देखिए, जहां 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रहते हैं, वो अक्सर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, खासतौर पर सांस से लेने वाली संबंधी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो आवास भी एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा और कौशल। अच्छी शिक्षा और कौशल स्वास्थ्य के लिए मजबूत नींव बनाने में मदद करते हैं। अच्छे काम आजीवन समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। तो यदि आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल डेवलपमेंट है, आपने कोई स्किल लिया है, ठीक है, कौशल है, तो आप जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपके पास कोई समस्या आती है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आप में अच्छी आदतें आएंगी, आप अपने वातावरण को स्वस्थ रखेंगे। तो ये सभी चीजें किससे आती हैं, शिक्षा और कौशल से आती हैं। अच्छा कार्य, रोजगार, रोजगार स्थिरता, सुरक्षा, नियमित आय प्रदान करना, अच्छी मजदूरी प्रदान करना, बदले में गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ये सभी चीजें जो होती है, अच्छा रोजगार सुनिश्चित करता है। व्यक्ति बुनियादी जीवन स्तर वहन कर सकता है अच्छे कार्य के माध्यम से। फिर परिवहन भी होता है, ठीक है, भौतिक परिवेश भी होता है, भोजन तक पहुंच, तो बहुत सारी चीज, अगर इनमें आप 5 भी ले लीजिए, परिवार, दोस्त, समुदाय, धन, संसाधन, आवास, शिक्षा और कौशल, तो बहुत है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये हो गए आपके सामाजिक कारक। ठीक है ना, किसके, स्वास्थ्य के 8 सामाजिक, तो 8 नहीं की, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, यानी समाज को जो निर्धारित करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख ले। बहुत आयोग बने हैं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों संबंधित। आयोग की 3 मुख्य सिफारिशें हैं, जैसे
आयोग क्यों बनाया गया? तो देखिए 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का आयोग का गठन किया गया। 2008 में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की और दस्तावेज भारत जैसे विकासशील देशों में नीति निर्माता और भूमिका को स्वीकार करने वाले कार्यक्रमों को निर्देशित करने के लिए और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो आयोग थे उनकी 3 मुख्य सिफारिशें थी। कौन 3 मुख्य सिफारिशें थी? दैनिक जीवन की स्थिति में सुधार लाना, पहला, बिजली, धन और संसाधनों के असमान वितरण से निपटना, ठीक है, और स्वास्थ्य असमानता की समस्या को मापे और समझे और लगातार हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करे। ये 3 मुख्य सिफारिशें थी किसकी? आयोग की। ठीक है, ओके। अब अगर हम इस आयोग की बात करते हैं तो ये आयोग एक और महत्वपूर्ण सुझाव देता है। स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य असमानताओं से आप क्या समझते हो, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है? तो उसको कम करने के लिए हर बच्चे को जीवन में अच्छी शुरुआत देना होगा, सभी के लिए रोजगार के अवसर, उचित कार्य की स्थिति बनाना होगा, पूरी आबादी के लिए स्वस्थ जीवन स्तर सुनिश्चित करना होगा, स्वस्थ शारीरिक वातावरण का विकास करना होगा, समुदायों को सशक्त बनाना होगा, रोग की रोकथाम को मजबूत बनाना होगा, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए। ठीक है, जनरली सभी लोग जो हैं स्वस्थ रहें, बीमार ना रहें। तो ये स्वस्थ असमानताएं, कोई बीमार है, कोई नहीं बीमार है, किसी के पास पैसा है उसको वहन कर लेने का खर्च को किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, तो इतना हो गया इसमें। ठीक है, स्वास्थ्य परिणाम, स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य असमानता और अक्षमता के बीच अंतर स्पष्ट करना। अब देखिए 8 सामाजिक निर्धारकों पर चर्चा करें तो जो अभी जस्ट ऊपर करके आए हैं। लिंग और स्वास्थ्य देख लेते हैं। जेंडर सामाजिक रूप से लिंग जो है पुरुषों और महिलाओं की पारिभाषिक भूमिका और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। ठीक है, और लैंगिक भूमिकाएं ये जो है शुरू से देखी आ रही है। लैंगिक असमानता जो होता है, जेंडर, ये संसाधनों, लाभों के आवंटन या सेवाओं पर लाभ पहुंचाने के अवसरों के मामलों में व्यक्ति से लिंग पर आधारित भेदभाव करता है। यानी कि महिला और पुरुष में जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं। जनरली आप देखो कि एक ही ऑफिस में 2 वर्कर है, काम कर रहे हैं, एक पुरुष और एक महिला है, तो महिला के मुताबिक पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। ठीक है, तो वेतन की असमानता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो लैंगिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों में, संसाधनों में, लाभों के आवंटन या सेवाओं में भेदभाव की अनुपस्थिति। किसी भी चीज में भेदभाव ना करना लैंगिक समानता कहलाता है। ठीक है, और लैंगिक असमानता क्या कहलाता है? लिंग के आधार पर अवसरों में, संसाधनों में या फिर सेवाओं में भेदभाव करना। ठीक है, तो लिंग समानता का मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भी न्याय लाभ होते हैं उनमें कोई भी भेदभाव ना करना। ठीक है, मौजूदा असमानताओं को समाप्त करने के लिए अक्सर महिलाओं विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। कई समाजों महिलाओं पुरुषों के अनुसार कुछ बुनियादी मानवाधिकारों का उपयोग करने के लिए व्यवस्थित रूप से असफल होती है और अधिकांश समय आवश्यकताएं महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति, मृत्यु दर। देखिए यहाँ पर जेंडर से संबंधित समानता में एक चीज आई है कि जब वुमेन्स लेडीज जो होती प्रेग्नेंट होती है तो उसको छुट्टी दी जाती है। ठीक है ना, डिलीवरी के वक्त में दी जाती। क्यों दी जाती है? ताकि वो बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। तो अब यहाँ पर एक चीज और नई बहस शुरू हो गई है कि यदि लेडीज को दी जाती है मातृत्व अवकाश तो पिता को भी मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके 3 उदाहरण हैं, देख लेते हैं। ओके, तो 3 उदाहरण हैं। समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति का अर्थ है कि वे अक्सर ऐसे हिंसक रिश्तों में होते हैं जो शारीरिक और भावात्मक रूप से अपमानजनक होते हैं। महिलाएं बार बार पुरुषों के अवसाद से पीड़ित होने की संभावना रखती हैं। भारतीय महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में एनीमिक होने का खतरा रहता है, यानी मैं बड़ा तुम छोटे। और खास तौर पे खान पान पे भी महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे पहले पुरुष खाता है, उसके खा लेने के बाद जो है महिलाएं खाती हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो है 3 उदाहरण दिए गए हैं। विशिष्ट लिंग बाधाएं कौन कौन सी हैं जो महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने के दौरान सामान करती हैं?
तो विशिष्ट लिंग बाधाएं जो महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने के दौरान सामना करती हो कौन कौन सी है। लिंग बाधाएं, जेंडर बाधाएं कौन कौन सी यहाँ पे आपको महिलाओं को बताना है। तो जैसे सेक्स और प्रजनन पर सीमित नियंत्रण, ठीक है, महिलाओं को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि शादी कब करें, कितने बच्चे हों, बच्चों के बीच अंतर कितना हो। ये निर्णय सिर्फ जेंट्स ले सकता है, पुरुष लेता है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के शरीर और दिमाग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। दूसरा, समय की कमी। भारतीय समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में सबसे अधिक बार महिलाएं अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कम समय देती हैं, घरेलू कामकाज करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। गैर कामकाजी जो महिलाएं होती है, दोनों को मुख्यतः को यहाँ पे प्राथमिकता मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आहार, खुद के लिए ध्यान देना, खुद के लिए अच्छा खाना, ऐसा महिलाओं के लिए नहीं हो पाता है। यदि वो बनाती भी सबसे पहले घर में किसे देती हैं, हस्बैंड को, बच्चों को खिलाती हैं, देन उसके बाद वो खाती हैं। तो उन्होंने अपने हेल्थ पे कभी वो ध्यान ही नहीं देती हैं। तो ये भी चीज होती है। जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास समय की भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर समय की कमी भी देखने को आती है, ठीक है। फिर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों से सहायता का अभाव। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को लिंग संबंधी असमानताओं के बारे में समझ की कमी और स्वास्थ्य में लिंग नाटकों की भूमिका सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो महिलाओं को उनके प्रजनन और यौन अधिकारों के लिए सचेत नहीं रहते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जो महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने के दौरान सामना करने पड़ती हैं, लिंग बाधाएं, ठीक है, जेंडर। केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है, देख लीजिएगा। हो सकता है कि केस स्टडी से एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या केस स्टडी आपको करने के लिए दे दे, स्वास्थ्य के आर्थिक निर्धारक। तो कुछ हम अब दूसरे वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, इसे खत्म ही हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं। 5th यूनिट हमारी जो है खत्म हो चुकी है, राइट। तो चलिए ठीक है, 6th यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और हमारी जो 6th यूनिट होगी वो होगी सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और पद्धति, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जेंडर वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य और जेंडर, इसे जरूर देख लीजिएगा। जेंडर से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।